नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा हाई हो रहा है। आज पीएम मोदी ने रोड शो से दम दिखाया, वहीं दूसरी ओर 4 साल बाद सोनिया गांधी की चुनावी रैली ने भी अपनी कोशिश की कर्नाटक की सियासी लड़ाई को और दिलचस्प बनाने की। इस पर सत्ता की कुंजी जरूर देखिएगा। एससीओ समिट में पाकिस्तान की फजीहत आप देख चुके हैं। आज बताएंगे कि कैसे भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से करहाता पाकिस्तान सांप की तरह जहर उगल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जैसे ही भारत दौरे से लौटकर पाकिस्तान पहुंचे, उन्होंने अपने पुरखों की पुरानी प्रपंची परंपरा को फॉलो करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। धुलाई वाली ये कुंजी पाकिस्तान के विदेश मंत्री को आज एक बार फिर उनके नाना की याद दिला देगी। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश करता है, वहां खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या हुई है। वो 33 सालों से पाकिस्तान की शरण में बैठा हुआ था। इस हत्या की मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। आज ब्रिटेन में 1000 करोड़ वाली शाही ताजपोशी हुई। 80 मिनट तक चली शाही रस्म में किंग चार्ल्स को 360 साल पुराना ताज पहनाया गया। 70 साल बाद हुई इस ताजपोशी में एक संदेश यह भी है कि अंग्रेज आज भी राजा रानी वाले युग और लूट की कमाई में अटके हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन को रोक दिया है। 4 मई को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। फ्लाइट में बिच्छू की खबर भी हैरान करने वाली है। नागपुर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला यात्री को बिच्छू ने डंक मार दिया। एयर इंडिया ने 23 अप्रैल को हुई घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यात्री का इलाज किया गया और अब वो खतरे से बाहर। और बाबा बर्फानी की इस बार की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में दिख रहा है कि भव्य शिवलिंग प्रकट हुआ है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा की जाएगी। तो सत्ता की शुरुआत आज कर्नाटक में चल रही राजनीतिक दलों के चुनावी वीकेंड पार्टी से करते हैं, जो अब सिर्फ अगले 45-46 घंटे यानी 8 मई शाम 5 बजे तक ही चल सकती है। इस चुनावी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक शामिल हैं। हर राजनीतिक दल अपना अपना मेन्यू लेकर तैयार खड़ा है, लेकिन इसमें असली चुनावी जायका ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे भी मुकाबला राजनीतिक हो या कूटनीतिक हो, बिसात नरेंद्र मोदी ही बिछाते हैं और इसमें फंसते हैं उनके विरोधी। फिर वो विरोधी विपक्षी दल के हो सकते हैं या फिर कूटनीतिक विरोधी, जैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जैसे लोग भी हो सकते हैं। सत्ता में आज पीएम मोदी के इन दोनों विरोधियों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले बात होगी राजनीतिक विरोधी यानी कांग्रेस की, जो कर्नाटक में सत्ता हासिल करने के लिए पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़े चैलेंजर बनकर उभरी, लेकिन एक गलत दांव से कांग्रेस की चुनावी नैया फंसती नजर आ रही है और अब इसे पार लगाने के लिए सोनिया गांधी को पतवार थामनी पड़ी है। कर्नाटक के चुनाव में सोनिया गांधी की यह पहली रैली है। सिर्फ कर्नाटक चुनाव ही नहीं, बल्कि आप यह भी कह सकते हैं कि 2019 चुनाव के बाद पहली बार सोनिया गांधी ने किसी चुनावी रैली को संबोधित किया है। यह बात खासतौर पर नोट करने वाली है कि ऐसा क्या हुआ कि 2019 के बाद सोनिया गांधी ने बंगाल, बिहार, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब कहीं भी चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया, लेकिन उन्हें आज कर्नाटक चुनाव में उतरना पड़ा। क्या कर्नाटक में अटक अटक कर चल रही कांग्रेस को अब सोनिया गांधी से ही बूस्टर की उम्मीद है? कर्नाटक की चुनावी आग पर आरोपों के पेट्रोल का छिड़काव हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश वाले आरोपों पर एक कुंजी हमने तैयार की है। इस मामले में कांग्रेस ने आज बीजेपी के एक नेता पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आगे हम आपको 7 दिनों में पूरी तरीके से बदल चुकी कर्नाटक की चुनावी डिक्शनरी के कुछ नए शब्दों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि इन शब्दों में इतनी ताकत है कि ये गेम भी बदल सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी बेंगलुरु शहर में प्रधानमंत्री मोदी के 26 किलोमीटर वाले मैराथन रोड शो की, जिसमें हमारा सवाल है कि इन 26 किलोमीटर से पीएम मोदी बीजेपी के लिए कितने वोट प्रति मीटर हासिल करने वाले हैं। कर्नाटक में चुनाव के ऐलान से पहले कुछ एक्सपर्ट ऐसा दावा कर रहे थे कि कांग्रेस को अपर हैंड है, बीजेपी के लिए सत्ता को दोबारा रिचार्ज करना मुश्किल है। लेकिन पिछले 7 दिनों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनावी मैदान में एक्टिव हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो गेम बदल कर ही मानेंगे। गेम बदलने की बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे
टीवी 9 रिपोर्टर्स का एक सटीक सर्वे भी है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। आपके मन में यह सवाल हुआ कि गेम बदलने की बात हुई कैसे? जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। पीएम मोदी कर्नाटक में वो कर रहे हैं जो करना किसी भी नेता के लिए मुश्किल होता है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे शुरू हुआ। ये करीब 17 विधानसभाओं से होकर गुजर रहा है। 26 किलोमीटर के इस रोड शो में हजारों लोग शामिल हुए। सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। पीएम मोदी को एक नजर देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई। मोदी मोदी और बजरंगबली की जय के नारे सुनाई दिए। शनिवार की छुट्टी के कारण भी भारी भीड़ रही। ये कांग्रेस की चुनावी धड़कन को बढ़ाने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। सामान्यतः रोड शो के नाम पर ज्यादातर 1 से 2 किलोमीटर का रोड शो होता है, लेकिन पीएम मोदी का ये रोड शो 1-2 नहीं बल्कि 26 किलोमीटर का रहा। और इसे लंबे रोड शो के लिए पीएम मोदी ने खास तौर पर बेंगलुरु को ही चुना, जिसके पीछे एक खास पॉलिटिकल प्लानिंग है जो सिर्फ सत्ता देखने वाले न्यूज मित्र ही जान पाएंगे। वो प्लानिंग हम आपको बताएं उससे पहले आज पीएम मोदी के तीखे हमले वाले भाषण के कुछ चुनिंदा अंश सुन लेते हैं। हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कर्नाटक में कांग्रेस के जो लोग हवा बनाने के लिए झूठ लेकर के चल पड़े हैं, उनका सारा झूठ ये बीजेपी की आंधी में उड़ गया है। अभी भी जिनको लगता है कि कांग्रेस का कुछ बचा है, जरा आकर के देख लीजिए। और अब ये समझते हैं कि पीएम मोदी ने 26 किलोमीटर के रोड शो के लिए बेंगलुरु को ही क्यों चुना। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है कि एक पूरा दिन लगाकर पीएम मोदी ये हाई एनर्जी रोड शो कर रहे हैं। इतने में वो कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 5 रैलियां कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बेंगलुरु को ही चुना। दरअसल बेंगलुरु में कुल 28 विधानसभा सीट हैं। 2008 में बीजेपी को यहां 17 सीटें और कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। 2013 में बीजेपी को यहां 12 सीटें और कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी। 2018 में बीजेपी ने पूरे कर्नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बेंगलुरु में बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें ही मिली थी और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। एक समय में जो इलाका बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड होता था, जहां पर वहां बीजेपी के विधानसभा धीरे धीरे कमजोर होने के संकेत मिले, इसलिए पीएम मोदी ने खुद ही वहां कमान संभाल ली। दूसरी वजह यह मानी जा रही है कि बेंगलुरु में बीजेपी भले ही पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ रही है, लेकिन उसका वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा है। बीजेपी को सामान्य तौर पर बेंगलुरु में 41% से ज्यादा वोट मिलता है, कांग्रेस को 40% के आसपास मिलता है। ऐसे में अगर पीएम मोदी के रोड शो में बीजेपी को कुछ वोट प्रतिशत का फायदा मिलता है तो बीजेपी फिर से 2008 वाला करिश्मा दोहरा सकती है। तीसरी वजह यह मानी जा रही है कि बेंगलुरु में युवाओं की संख्या ज्यादा है। बीजेपी का मानना है कि युवा कर्नाटक सरकार की नीतियों से खुश है। पीएम मोदी युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी के रोड शो से कम मार्जिन वाली कुछ फंसी हुई सीटें भी निकल सकती हैं। पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार जो चल रहा है उनका, उसको कांग्रेस कहीं उसको नुकसान ना हो, इसलिए अब आखिरी मोर्चे की लड़ाई के लिए सोनिया गांधी को उतरना पड़ा है। आज हुबली में सोनिया गांधी की चुनावी जनसभा 2019 के बाद पहली बार इस तरीके से हुई। सोचिए कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव कितना अहम हो गया है। हालांकि कर्नाटक में चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मैदान में बने हुए हैं।
कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अब तक 43 से ज्यादा रैलियां की हैं। इसमें राहुल गांधी ने 4 मई तक 17 रैली और प्रियंका गांधी ने 19 रैलियां की। रविवार को बेंगलुरु के शिवाजी नगर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक संयुक्त रैली भी करेंगे। गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 20 दिनों से कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सोनिया गांधी का प्रचार है, क्योंकि एक तो वो 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद इस तरह चुनावी मैदान में आ रही हैं। दूसरी अहम बात यह कि हुबली हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। एक और पीएम मोदी का रोड शो है तो दूसरी ओर सोनिया गांधी की रैली। इस बीच कर्नाटक चुनाव की डिक्शनरी पूरी तरीके से बदल गई है। पिछले 7 दिनों में कर्नाटक चुनाव का जो कोर्स बदल गया है। अब नेताओं की जुबान पर नए शब्द आ गए हैं। हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए ऐसे ट्रेंडिंग वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार की है। आप भी अपनी चुनावी डिक्शनरी को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो आपको इन शब्दों और नतीजों को मैच करने में थोड़ी आसानी होगी। कर्नाटक चुनाव में पिछले 7 दिनों से ट्रेंड होने वाले शब्दों की लिस्ट में सबसे ज्यादा जय बजरंगबली का नारा लग रहा है। इसके बाद बजरंग दल बैन, बजरंगबली का मंदिर, पीएफआई, जहरीला सांप, गाली, विषकन्या, द केरला स्टोरी, तुष्टीकरण, टीपू सुल्तान, हत्या, नमाज, बटला हाउस जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। इस डिक्शनरी का एक शब्द तो ऐसा है कि कांग्रेस अब उससे बुरी तरीके से पीछा छुड़ा लेना चाहती है, और यह शब्द है बजरंग दल पर बैन। पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही। अब उसके नेता घूम घूम कर सफाई दे रहे हैं कि वो बजरंग दल पर कर्नाटक में तो क्या देश में भी कहीं भी बैन नहीं लगाएंगे। बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। बजरंग दल है, चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मुसलमानों का संगठन है, अच्छे लोग उसमें आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बजरंग बली के नाम से आए, चाहे राम सेना हो, चाहे शिव सेना हो जो महाराष्ट्र की थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बैन की बात तो कभी नहीं कही थी। उन्होंने कहा था, उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने तो इस पर कह दिया ये कोई टारगेट नहीं है। तो कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का क्रेज है। पीएम मोदी के रोड शो में बजरंगबली भी चर्चा का विषय है। बजरंगबली के बेच में ऐसे ही एक बीजेपी समर्थक से बात की हमारे रिपोर्टर अमोद राय ने। आज आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जिस तरह से लोगों का हुजूम आया है, भगवान हनुमान के साथ सेल्फी खिंचवाने वाले को की बहुत बड़ी तादाद है, और सबसे ज़्यादा कौतूहल के सब्जेक्ट भगवान हनुमान ही हैं। और यहाँ पे देखिए कई लोग खड़े हैं इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। आप लोग भगवान हनुमान से ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं क्या? क्यों? वो हिंदू का बड़ा देवता है। वो हिंदी का बड़ा देवता है, हिंदू का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हनुमान भक्त बहुत सारे आए हुए हैं। भगवान हनुमान का क्रेज अचानक बढ़ गया कर्नाटक में क्या? हाँ, क्योंकि वो डीके शिव कुमार जी ने बोला है ना बैन करेगा, इसीलिए हम हमारा शक्ति दिखा रहा है उसको। अच्छा, शक्ति दिखा रहा है क्या? भगवान हनुमान नहीं तो हम कुछ नहीं होता है। भगवान नहीं हनुमान नहीं होता है, हम कुछ नहीं होता है। वो भगवान हनुमान हुई तो इसलिए प्रपंच बन रहे हो, बीजेपी को शक्ति दे रहे हो, कांग्रेस को भगवान से नमके नहीं। तो यहाँ रोड शो में भगवान का क्रेज, हनुमान का क्रेज किस कदर है आप देखिए। और इस सब के बीच में इस वक्त सोनिया गांधी एक रैली कर रही हैं, आपको वहां पर लेके चलते हैं। इनसे कहना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोगों को
इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। हालांकि इस सब के बीच आज कांग्रेस ने सुबह सुबह बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। यह आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चितापुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं और पीएम मोदी और सीएम बोम्मई इस पर चुप हैं। कांग्रेस की ओर से एक ऑडियो भी इसको लेकर के जारी किया गया। ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಳಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಲೇ. ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ. बीजेपी leaders are now hatching a plot to murder Shri Mallikarjun Kharge as also his family members. This is clear from the audio recording of BJP candidate from Chitapur, who also happens to be the blue-eyed boy of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Basavaraj Bommai. Take this matter very seriously, and we will inquire into the whole thing. And if there is something wrong done or intended to do it, law will take its action. तो कवि वाहिद अली वाहिद की लिखी पंक्तियां हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कर्नाटक चुनाव में सभी राजनीतिक दल इसी मोड में है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई अपने चुनावी भाले को खूब दम लगाकर दूर तक फेंकने की कोशिश कर रहा है और इसका नतीजा आने में भी देर नहीं लगेगी। 13 मई को सब पता चल जाएगा, बस एक हफ्ते की ही बात है। और सत्ता में अब बात पीएम मोदी की उस कूटनीति की जिससे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। रणनीतिक लाठी के प्रहार से पाकिस्तान इस कदर चोटिल हुआ है कि वो एक विषैले सांप की तरह छटपटा रहा है। इसी छटपटाहट और बौखलाहट में वो जहर उगलता है। आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो ने अपने पुरखों की पाखंडी परंपरा को कायम रखते हुए कैसे भारत विरोधी जहर उगला। लेकिन पहले इस पूरी परिस्थिति को एक कूटनीतिक मीम के जरिए समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि कमरे में विषैले नाग वाली कूटनीतिक परिस्थिति क्या होती है और उससे निपटने का क्या तरीका होता है? आप मेरे बगल में एक कमरा देख रहे हैं। इस कमरे में विषैला नाग है जो अपने विष से हर फ्रंट पर चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचिए, क्या ऐसी स्थिति वाले कमरे में आप खुद को कभी सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या ऐसे कमरे में कभी सुरक्षा और शांति का भाव आ सकता है? क्या ऐसे कमरे में सौहार्दपूर्वक कोई काम किया जा सकता है? इस कमरे में रहते हुए खुद को सुरक्षा का भाव देने के लिए आपको उस नाग के फन को कुचलना होगा और भारत यही कर रहा है। कमरे में नाग वाली ये कूटनीतिक परिस्थिति भारत के लिए पाकिस्तान ने खड़ी की है। भारत को पूरा अधिकार है कि वो इसका करारा जवाब दे। इसलिए बिलावल का ये कहना बेहद बचकाना है कि भारत पाकिस्तान से इनसिक्योर है। असलियत तो यह है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के सांपों को पाल पाल कर इतना विषैला हो चुका है कि उसके साथ कूटनीतिक विमर्श करना लगभग असंभव हो गया है। कल से अब तक के घटनाक्रम को याद कीजिए और समझिए। एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल को उनकी असली जगह दिखा दी और दूर से नमस्ते कर ली। एससीओ के सभी सदस्य देशों के सामने भारत ने आतंकवाद से लेकर कश्मीर तक तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में बदनामी से बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी सरजमी पर पहुंचे और फिर चिर परिचित अंदाज में एक विष पुरुष की तरह भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने आपके वहाँ से वापसी पर काफ़ी आपके जो स्टेटमेंट थे उसको तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने काफ़ी कमेंट किया है कि ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी से मुतालिक आपने वहाँ पर बात की थी, तो आप क्या कमेंट करेंगे? एक तो जहाँ तक
उनका कमेंट है, वो तो उनकी मर्जी है कि वो क्या कमेंट देंगे। मैंने अपना स्टेटमेंट वहाँ दिया, मैंने वहाँ से प्रेस से भी बात किया, और वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। उनकी तनकीद मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी आप क्यों? वो इसलिए कि एक झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारिजा करता है। जो अपनी आदत से लाचार होते हैं वो कभी नहीं बदलते और ना ही उनकी नीयत बदलती है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई भी हो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कोई भी हो, हर मंच पर, हर मौके पर, हर बार कश्मीर पर, आतंकवाद पर पाकिस्तान का सुर एक ही रहता है। पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा हो, वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। इसी अस्वस्थ परंपरा को बिलावल भुट्टो ने भी आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे तमाम बातें पहले से फिक्स थी। बिलावल भुट्टो ने जैसे ही पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा, वही पुराना पाकिस्तानी टेप चलाना शुरू कर दिया। भारत का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर और कश्मीर को लेकर क्लियर था, क्लियर है और आगे भी क्लियर रहेगा। दुनिया ने देख लिया भारत के तेवर किस तरीके के हैं। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान और उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की वो धुलाई जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से की। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. I said उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. तो एक तरफ तो पाकिस्तान है जो ना तो अपनी हरकतों से बाज आ रहा है और ना ही अपनी नापाक नीति और नीयत को बदल रहा है। दूसरी तरफ देश के अंदर बैठे कई लोग हैं जो अपनी राजनीतिक चमकाने के चक्कर में पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं। हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैटीनेस को दिखाता है। इट इज़ अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड। साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते। हमारी ही धरती पर आकर पाकिस्तान हमें को धमकी दे रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि एससीओ को होस्ट करके हमारा नाम पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है। पाकिस्तान के साथ 1-to-1 कोई टॉक नहीं, बायलैटरल टॉक नहीं हो रही। एक मल्टीलैटरल फोरम है जिस पर बातचीत हो रही है एससीओ में। हमारी बातचीत पाकिस्तान से एक ही शर्त पे हो सकती है, जब वह आतंकियों को भेजना बंद करे और अपने आतंकवाद पर काबू करे, क्योंकि आतंक और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकते। एक तरफ पाकिस्तान है जो अपने नापाक इरादों को बार बार भारत के खिलाफ दिखाता है, प्रदर्शित करता है, और दूसरी तरफ भारत की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री हैं जो एक बददिमाग विदेश मंत्री को, बिलावल भुट्टो को गोवा में बुला के सैर करा रहे हैं। वैसे आज सत्ता की वर्कशॉप में बिलावल भुट्टो की इस वैचारिक मरम्मत को देखकर बहुत से लोगों के पेट में यह दर्द भी उठ रहा होगा कि जब बिलावल भारत के लिए इतने बुरे हैं तो उन्हें भारत आने ही क्यों दिया गया, भारत ने उन्हें बुलाया क्यों। तो आज ऐसे लोगों का ज्ञान दुरुस्त करने की भी जरूरत है। बिलावल भुट्टो सरकार के एक्सक्लूसिव द्विपक्षीय इन्विटेशन के तहत भारत नहीं आए थे।
सदस्य देशों को समिट के लिए बुलाना आयोजक देश की एक औपचारिकता होती है। इसीलिए बिलावल इस एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस संगठन में 8 सदस्य देश हैं और पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। लेकिन यह फैसला पूरी तरीके से पाकिस्तान पर था कि उसे भारत आना है या फिर समिट का बॉयकॉट करना है। वैसे तो पाकिस्तान ऐसा कर सकता था, लेकिन मौजूदा वक्त में वो जिस कंगाली और बदहाली से गुजर रहा है, उसके अंदर इस जोखिम को सहन करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि एससीओ का मंच पाकिस्तान के लिए कई देशों के सामने कटोरा फैलाने का एक गोल्डन चांस भी है। और आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान मांगने खाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। सत्ता में अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वहां आतंकियों की सत्ता हमेशा मजबूत रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के इन प्यादों को कोई चुन चुन कर मार रहा है। इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त सेफ हाउस की तलाश में है। वो किसी ऐसे बिल में छिपकर रहना चाहता है जहां उसकी जिंदगी महफूज रहे। जरा सोचिए, पाकिस्तान जैसा आतंक फ्रेंडली देश भी इन आतंकियों के लिए महफूज जगह नहीं रहा है। भारत को तोड़ने की इच्छा रखने वाले एक और आतंकी खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या कर दी गई है। पंजवड़ को लाहौर के उसके छिपने वाले ठिकाने में घुसकर गोलियां मारी गईं। बताया जा रहा है कि पंजवड़ को 3 गोलियां मारी गईं। गोली मारने के बाद बाइक सवार हत्यारे वहां से फरार हो गए। परमजीत सिंह पंजवड़ कौन था और किस तरह से पंजाब में आतंकी गतिविधि चला रहा था, इसके डिटेल आपको बताएं। उससे पहले कुछ बहुत जरूरी सवाल यह कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को कौन चुन चुन कर मार रहा है। वो कौन अज्ञात बंदूकधारी हैं जिसके टारगेट पर इस वक्त पाकिस्तान में छिपे आतंकी हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की पाकिस्तान में कौन ठिकाने लगा रहा है। जो पाकिस्तान आतंकवादियों का सेफ हाउस है, वहां पर आतंकवादी सुरक्षित क्यों नहीं है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सुपारी किसने ली है, यह बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी आतंकियों की जन्नत से जहन्नुम तक पहुंचाने का जो सफर शुरू हुआ है वहां पर, वो अचानक कैसे हो गया है। तो ये 5 महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त इस पूरी घटना से जुड़े हुए हैं। इन सवालों की वजह भी समझ लीजिए आप। क्या वजह है? पाकिस्तान में 1 साल के अंदर 4थे आतंकी की हत्या हुई है। फरवरी में ही 2 कश्मीरी आतंकी का मर्डर हुआ था। 20 फरवरी को हिजबुल का आतंकी मारा गया था। आतंकी बशीर पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। पिछले साल मार्च 2022 में जैश के आतंकी जहूर मिस्त्री का भी कत्ल हो गया था। इसलिए हर किसी के मन में यही सवाल है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों की सबसे महफूज पनाहगाह है, वहां ये खूंखार आतंकी आखिर मारे कैसे जा रहे हैं। पाकिस्तान में और किन किन आतंकवादियों की हाल ही में हत्या हुई, उस डिटेल से पहले खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना का कच्चा चिट्ठा खोलना बेहद जरूरी है। परमजीत सिंह पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स का सबसे बड़ा बॉस था। आईएसआई की फंडिंग से वो पंजाब में आतंकी हमले की साजिश रचता था। परमजीत भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता था। तस्करी से मिले पैसे से ही वो खालिस्तान कमांडो फोर्स चलाता था। परमजीत पंजवड़ ने 30 जून 1999 को चंडीगढ़ के पासपोर्ट कार्यालय के पास बम ब्लास्ट कराया था। इस विस्फोट में 4 लोग घायल हुए थे। परमजीत पंजाब के तरनतारन जिले के झब्बाल गांव का रहने वाला था। आतंकी बनने से पहले वो पंजाब के सोहल में एक बैंक में नौकरी करता था। 1986 में परमजीत सिंह के चचेरे भाई आतंकी लाभ सिंह को सेना ने मार गिराया था। इसके बाद परमजीत खालिस्तान कमांडो फोर्स में शामिल हुआ और 1990 में भारत से भागकर पाकिस्तान में जाकर छिप गया था। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें परमजीत सिंह पंजवड़ का नाम था। लेकिन सालों तक भारत में आतंक फैलाने के बाद परमजीत सिंह पंजवड़ का वही हुआ जो किसी भी आतंकवादी के साथ होता है। वो ये अलग बात है कि कुछ को सुरक्षा बल मार गिराते हैं और कुछ इस तरीके से भी मारे जाते हैं। वैसे जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, परमजीत इस लिस्ट में पहला और ना ही आखिरी है। आगे भी ऐसी घटना सुनने के लिए मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस खबर में एक खास बात यह भी है कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में पिछले 1 साल में मारा गया है, वो भारत में आतंकवादी हमलों के बड़े डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने अपनी करतूतों से कश्मीर की जन्नत वाली जगह उसकी आबो हवा में कई बार जहर घोला है। इसलिए इन आतंकवादियों की कुंडली पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिस आतंकी खालिद रजा को कराची में मारा गया, वो कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था और कश्मीर में मौजूदा वक्त में कई सक्रिय आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। इसी तरह रावलपिंडी में मारे गए बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम का कनेक्शन भी भारत में हुई आतंकी गतिविधियों से शामिल रहा है। वो बशीर हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और कश्मीर में
कई आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड था। बशीर पीर पीओके से आतंकवादियों की कश्मीर में घुसपैठ कराता था। फिलहाल वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा था और पाकिस्तान सरकार ने उसे अपने देश की नागरिकता भी दे दी थी। मार्च 2022 में मारा गया आतंकी जहूर मिस्त्री भी भारत में जैश ए मोहम्मद के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल था। जहूर मिस्त्री 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था और फर्जी पहचान के साथ पाकिस्तान में रहता था, लेकिन 7 मार्च 2022 को कराची में उसकी भी रहस्यमयी हत्या हो गई। अब सवाल यह कि वो कौन है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की कब्र खोद रहा है और उन्हें जहन्नुम भेज रहा है। वैसे हाल ही में हुई 2 मर्डर मिस्ट्री के पीछे एक और दावा किया जा रहा है जो पाकिस्तान की कंगाली से जुड़ा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान की बदहाल हालत और कंगाली की वजह से सरकार, आर्मी और ISI की ओर से आतंकवादियों की फंडिंग बंद है। दावा है कि उन्हें फिलहाल हथियार के लिए भी फंडिंग नहीं हो पा रही है, पेट भरने के लिए भी पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है और अभी धर्म आधारित चंदे पर पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों की रोजी रोटी चल रही है। इसलिए छोटे बड़े आतंकी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। खैर, जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, आगे भी ऐसा होता रहे, हम इसकी कामना करते हैं। वैसे तो राजा रानी की कहानियां अब किताबों में ही लॉक हो चुकी हैं, लेकिन असल जिंदगी में अब भी कुछ उदाहरण बाकी हैं। आज पूरा ब्रिटेन जश्न में डूबा हुआ है। 74 साल के किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की आधिकारिक ताजपोशी हुई। लंदन के शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एवे में ताजपोशी समारोह का आयोजन किया गया। 80 मिनट तक राजा रानी की ताजपोशी से जुड़ी रस्में चली। इसके बाद आज विश्व ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला को ताज पहनाया। किंग चार्ल्स ने 1661 में बना सेंट एडवर्ड का ताज पहना, तो वहीं पर क्वीन ने जो ताज पहना उसमें कोहिनूर हीरा नहीं जड़ा हुआ था। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद ताजपोशी हुई है। इससे पहले 1953 में किंग चार्ल्स की मां यानी महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। उस समय चार्ल्स की उम्र केवल 4 साल थी। अब किंग चार्ल्स 74 साल के हो चुके हैं। करीब 6 महीने पहले क्वीन एलिजाबेथ का निधन होने के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनकी ताजपोशी अब हुई है। आज दिन भर इस ताजपोशी की भव्य तस्वीरें आप तक अलग अलग तरीके से पहुंचती रहीं। लंदन की सड़कों से लेकर महलों तक की सजावट को आपने देखा होगा, लेकिन सत्ता में हम सिर्फ इन तस्वीरों को दिखाकर रस्म अदायगी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस हकीकत की जो इस रंगारंग कार्यक्रम के शोर में दब गई। आर्थिक रूप से खस्ताहाल ब्रिटेन में राजसी ताजपोशी पर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं। ब्रिटेन में जनता के पैसे से शाही परिवार पर मोटा खर्च किया जा रहा है। ब्रिटेन में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन शाही खर्च में कोई कमी नहीं की जा रही है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहां महंगाई एक बड़ी समस्या बन गई है। पुरानी परंपरा के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। विरोधाभास ये भी कि जिस सिंहासन पर ब्रिटेन के किंग की ताजपोशी हो रही है वो भी उधार का है। और तो और कॉमनवेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अब उपनिवेशवाद का दिखावटी झुंझुना बनकर रह गया है। अगर फिल्मों की भाषा में बात करें तो समझ लीजिए कि ब्रिटेन में आज एक बड़े बजट वाली फिल्म रिलीज हुई। पूरी दुनिया में शाही चकाचौंध वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया, लेकिन असल में इस फिल्म का कोई लाभकारी कलेक्शन नहीं है। इसने कमाया नहीं, गंवाया ही है। इसमें दूसरे देशों से की गई लूट का माल है, खोखली शान शौकत है, जनता की खून पसीने की कमाई की बर्बादी है और लोकतंत्र के युग में यह दिखाने की कोशिश है कि हम राजा थे और राजा ही रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच में देखिए, सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।